सो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम की एप्लीकेशन चेकलिस्ट, जो कि अभी 2025 के लिए लेटेस्ट है। तो ये जो चेकलिस्ट है एप्लीकेशन प्रोसेस की, डॉक्यूमेंट्स की, ये सिर्फ यूजी डिग्री के लिए है, ना ही पीजी के लिए है और ना ही डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए है। तो आप इस चीज़ को ज़रा याद रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट लाइन में दिख रहा होगा एम्बेसी ट्रैक एंड यूनिवर्सिटी ट्रैक। तो एम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी ट्रैक, तो अगर आप एम्बेसी ट्रैक से हैं तो आप एम्बेसी ट्रैक पे टिक करेंगे, और अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक पे हैं तो आप यूनिवर्सिटी ट्रैक पे टिक करेंगे। तो एम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी ट्रैक क्या होता है, अगर आप ये मुझे कमेंट कर देंगे, आपको जानना हो, तो मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बना दूँगी। तो सेकेंड लाइन में अगर हम आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एप्लीकेशन। तो मतलब आप कैसे, किस उससे कर रहे हैं, मतलब किस कॉन्सुलेट, अगर आप एम्बेसी ट्रैक से कर रहे हैं तो आप किस कॉन्सुलेट को दे रहे हैं। आपके जो शहर में आपकी एम्बेसी होगी तो वो एम्बेसी का नाम लिखना है। और अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से कर रहे हैं तो आप जिस यूनिवर्सिटी को ये देना चाह रहे हैं आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। तो सेकेंड लाइन पे हम आते हैं नेम ऑफ़ एप्लीकेंट। तो आपको यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम लिखना है जो भी अप्लाई कर रहा है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आपका नाम लिखना है। अब नाम आपको ऐसे ही नहीं लिख देना है, नाम लिखने का यहाँ पर एक सीरीज़ है, एक अच्छा खासा प्रोसीजर दिया हुआ है, आपको उसी हिसाब से नाम लिखना है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है फैमिली, फैमिली के बाद लिखा हुआ है कॉमा डालकर गिवन, और कॉमा के बाद है मिडिल। तो इसका मतलब ये है कि नेम, यानी फैमिली मतलब आपका जो नेम है, आपका जो सरनेम है। तो जैसे मेरा नाम है अश्मी सैफ़ी, इसमें कोई भी मिडल नेम नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, अपना जो सरनेम है वो पहले लिखूँगी, यानी सैफ़ी, और उसके बाद मेरा गिवन नेम है अश्मी, तो ये हो गया सैफ़ी अश्मी, तो मेरा मिडल नेम नहीं है। तो इस हिसाब से आपको नाम लिखना है। तो हम सेकंड लाइन पे आते हैं, तो आपका हो गया कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, यानी जो एप्लीकेंट है उसकी कंट्री क्या है, उसके पास किस कंट्री की सिटीजनशिप है। तो अगर आप इंडियन हैं तो आप यहाँ पर इंडियन लिखेंगे, अगर आप और भी किसी कंट्री से हैं तो आप यहाँ पर वही कंट्री का नाम लिखेंगे। तो अब हम देखेंगे दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है। चेकलिस्ट सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्लीज़ चेक राइट इन द अप्रोप्रिएट बॉक्स। तो ये चेकलिस्ट है, यानी मतलब आप जब इस जो ये पेज है इसे आपको फ़ोटोकॉपी करा कर या जैसे भी ज़ेरॉक्स कॉपी निकाल कर जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स का सेट भेजेंगे तो आपको इसे उसके फ्रंट पेज पे लगाना होगा, जो ये दिखाएगा कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं भेज रहे हैं। तो अभी कैसा पता लगेगा, क्योंकि जो ये लिखा हुआ है प्लीज़ चेक इन अप्रोप्रिएट बॉक्स, यानी मतलब ये है कि आप जिस भी डॉक्यूमेंट को भेज रहे हैं आप उसके सामने चेक लगाएंगे, और जिसे आप नहीं भेज रहे हैं उसके सामने आप कुछ नहीं लगाएंगे, बॉक्स खाली छोड़ेंगे। तो अगर आपको ये बात समझ ना आई हो तो आगे चलकर आपको ये बात समझ आ जाएगी जब मैं इसे पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी। तो अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट्स में। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट कॉलम में मिला हुआ है हमें टाइप, नंबर, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, नोट एंड चेक। सो हम पहले अपना एक हमें ये जो रो मिली हुई है डॉक्यूमेंट्स टू कंप्लीट, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स टू कंप्लीट की रो है इसका मतलब ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको हर हालत में देने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ही नहीं, रिक्वायर्ड ही हैं, मतलब आपको देने ही होंगे। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको फिल करना होता है। इसका जो आपको फॉर्मेट है वो जीकेएस की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आप उसके लिए चाहते हैं तो मैं एक अलग ही वीडियो बना दूँगी, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म, डेडलाइन सब की वीडियो बना दूँगी, आप जस्ट मुझे कमेंट कीजिए। तो जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपके सामने ये नोट लिखा हुआ है, जो आपका डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट टू कंप्लीट, उसके साथ में ये नोट है रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ही हैं जो आप देख रहे हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट है फॉर्म, यानी एप्लीकेशन फॉर्म, जो जिसका प्रोसीजर आपको, जिसका जो फॉर्मेट है वो जीकेएस की ही वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो जो सेकंड फॉर्म है वो है आपका पर्सनल स्टेटमेंट। तो जो पर्सनल स्टेटमेंट है इसका आपको जो फॉर्मेट है वो जीकेएस की वेबसाइट पे मिल जाएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी अगर आप मांगेंगे। तो ये जो पर्सनल स्टेटमेंट है इसका फॉर्मेट आपको दिया जाएगा, लेकिन ये लिखना आपको खुद ही होता है। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं एक अलग वीडियो बना दूँगी। तो
फॉर्म 3 है स्टडी प्लान। तो स्टडी प्लान आपको मतलब फॉर्मेट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, बट ये लिखना खुद ही होता है और फॉर्मेट आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं से भी। तो जो फॉर्म 4 है उसका नाम है वन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देना है एक सिर्फ। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या है, मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं बता दूंगी। तो फॉर्म 5 है जीकेएस एप्लीकेंट एग्रीमेंट। तो ये जो जीकेएस एप्लीकेंट एग्रीमेंट है ये आपको अलग से लिखना नहीं होता है, इसका जो फॉर्मेट है वो आपको जीकेएस की वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। तो जो 6th डॉक्यूमेंट है वो है फॉर्म 6 एंड इट्स नेम इज़ पर्सनल मेडिकल असेसमेंट। तो जो ये पर्सनल मेडिकल असेसमेंट है ये भी कोई अलग चीज़ नहीं है, ये आपका मेडिकल असेसमेंट है। मतलब इसमें जस्ट आपको ये दिखाया जाएगा, आपका कुछ मेडिकल टेस्ट होंगे, इसमें ये दिखाया जाएगा कि आप बिल्कुल फिट हैं और कोरिया आकर पढ़ सकते हैं। तो ये जो है डॉक्यूमेंट ये आप नहीं फिल करेंगे, ये कोई डॉक्टर फिल करेगा। और दूसरी बात ये कि इसका फॉर्मेट भी जीकेएस की वेबसाइट पे गिवन है। तो ये जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जब आप इसे अपने डॉक्यूमेंट्स के सेट के फ्रंट पेज पे लगाएंगे तो आप इन सब के सामने चेक करेंगे, क्योंकि ये रिक्वायर्ड हैं, आप इन्हें हर हालत में ही देंगे, तो आप इनके सामने चेक भी करेंगे। तो जो दूसरा हमारे पास कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स सबमिट विद अपोस्टाइल और कॉन्सुलर कन्फर्मेशन। सो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स नोट आप देख लीजिए एक बार, इसका क्या नोट दे रखा है, तो हम नोट देखेंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट हैं, उनके सामने नोट लिखा हुआ है रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड फॉर रिलेवेंट एप्लीकेंट्स। तो अब हम पहले देखते हैं कि ये रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स जो हैं आपके पास हैं या नहीं हैं, आप इनके लिए रिलेवेंट हैं या नहीं हैं, बट आपको इन्हें अपोस्टाइल और कंसुलर कन्वर्सेशन के साथ ही जमा करना होगा, सबमिट करना होगा। तो अब ये अपोस्टाइल और कंसुलर कन्फर्मेशन क्या होता है, तो आपके लिए मैं इसके लिए भी अलग वीडियो बना दूंगी। बस मैंने एक चीज़ मांगी है, आप इस पर 1 लाख नहीं 1000 लाइक कर दीजिए। तो जो 7th आपका डॉक्यूमेंट है वो है प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एप्लीकेंट एंड पेरेंट्स एंड प्रूफ ऑफ फैमिली रिलेशनशिप। तो आपका जो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप है, तो ये यानी प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप जो आपको दिखाए कि आप इंडिया के ही सिटीज़न हैं या फिर जिस भी कंट्री के हैं, तो ये आपको चाहिए होगा आपके पेरेंट्स का और आपका अपना। तो आपका अपना जैसे कि आप अपना दे सकते हैं आपका वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट, और पेरेंट्स के लिए भी आपको मदर फादर दोनों का ही देना होगा। या तो आप दे सकते हैं पासपोर्ट, या फिर और नहीं बोल रही हूँ मैं, या फिर जिसके पास हो वो दे सकता है, ना हो तो नहीं भी दे सकता। तो या फिर आप दे सकते हैं वोटर आईडी कार्ड अपने पेरेंट्स का। तो मुझे तो नहीं लगता, ज़्यादातर लोगों के पेरेंट्स मैंने सुना है कि पासपोर्ट नहीं होता तो वो अपने पेरेंट्स का वोटर आईडी कार्ड ही देते हैं। बट मैं कह रही हूँ कि या है इसके बीच में, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आप दें ना दें, इसका मतलब ये है कि आपको दोनों में से एक ज़रूर ही देना होगा। एंड प्रूफ ऑफ फैमिली रिलेशनशिप। तो प्रूफ ऑफ फैमिली रिलेशनशिप का मतलब ये है कि ये आपको दिखाए कि हाँ आप सच में इंडिया के सिटीज़न हैं। तो फैमिली रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ कि मतलब आप इसमें देंगे कि आप इसमें अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या फिर आप अपना इसमें अपना जहाँ आप रहते हैं उस घर का कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई प्रूफ दे सकते हैं, वैलिड प्रूफ जो आपको दिखाए कि आपका एड्रेस ये है, या ऐसे करके कुछ भी। तो ये तो 8th जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो है हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, इस पॉइंट पर आकर बहुत ही बच्चों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। अब जो है आपका 8th फॉर्म क्या है कि हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। तो हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट क्या होता है, जो एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको दिखाए कि आपका जो हाई स्कूल है वो ग्रेजुएट हो चुका है, यानी आप 12th क्लास से पढ़कर निकल चुके हैं। तो अब हमारे इंडिया में क्या होता है कि जो हमारा 12th का सर्टिफिकेट होता है, 12th की मार्कशीट होती है, वही हमारा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी होता है। तो अगर कोई आपसे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मांगता है हाई स्कूल का और आप उसे 12th की मार्कशीट दे देते हैं, तो उससे आपका कंफर्म हो जाता है कि हाँ आप हाई स्कूल ग्रेजुएटेड हैं। तो अगर आप देखें
तो यहाँ ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है और वो लिखा हुआ है और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन। तो अब ये सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन होता है जो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि आप इस डेट तक या इस महीने तक इस स्कूल से एक्सपेक्टेडली ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो अब बहुत से बच्चों का डाउट होता है कि क्या हम 12th में नहीं आए हैं तो क्या हम इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते जीकेएस के लिए? तो अब आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ जी, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको अपने स्कूल से एक एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बनवा कर देना होगा। तो वो आप दे देंगे, आपके स्कूल से बोलेंगे वो आपको बना कर दे देंगे। फॉर्मेट तो हर स्कूल के पास अपना होता है या फिर आपको ऑनलाइन भी फॉर्मेट मिल जाएगा। तो नाइन्थ जो चीज़ है, जो नाइन्थ डॉक्यूमेंट है वो है आपका एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हाई स्कूल करिकुलम। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको अपनी 10th एंड 11th एंड 12th की मार्कशीट देनी होती है। 12th की नहीं है तो ठीक है, आप एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं जो बाद में आपसे जब जीकेएस फर्स्ट स्क्रीनिंग के बाद मांगेगी तो आपको देना होगा, तो आप बाद में दे सकते हैं। तो 9th फॉर्म में आपको एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट देनी पड़ती हैं जो कि 10th 11th एंड 12th की होती हैं। 12th की ना हो तो आप एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दें, बट 11th 12th की 10th 11th की देनी पड़ती हैं। तो इसमें आपको ये दोनों अपनी मार्कशीट्स देनी होंगी और एक ट्रांसक्रिप्ट भी देनी होगी। ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है? ट्रांसक्रिप्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप अपनी 10th 11th और 12th की जो नंबर्स होते हैं उसको एक कॉलम में लिख कर देते हैं, मतलब वहाँ पे अपनी मार्कशीट की वो देते हैं और उसके नीचे उसका CGPA या फिर परसेंटेज निकाल के देते हैं। तो अगर आप 12th में नहीं हैं तो आप अपनी 11th 12th की 10th 11th की ट्रांसक्रिप्ट बनाकर दे सकते हैं। ये आप अपने स्कूल वालों से भी बनवा सकते हैं और अगर स्कूल वाले नहीं बना रहे हैं तो आप अपने घर पर कंप्यूटर से या लैपटॉप से बनाकर अपने स्कूल की स्टैंप लगवा लीजिए कि हाँ, ये डॉक्यूमेंट असली है। तो ये हो सकता है। ओके, तो ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए 7th 8th एंड 9th, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, आपको हर हालत में देना ही होगा। ऐसे नहीं कर सकते कि आप दें या ना दें, ऐसा नहीं चलेगा, आपको देना ही होगा। और ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए ये आपको अपोस्टाइल करवाने होंगे या फिर इस पर कौंसलर कन्फर्मेशन होनी चाहिए। तो ये अगर आप जानना चाहते हैं कि ये क्या होता है तो मैं दोबारा बोल रही हूँ, मैं इसके लिए वीडियो बना दूँगी। तो जो 10th डॉक्यूमेंट है वो है आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन ऑफ एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। तो अगर आप एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम से जा रहे हैं या फिर आप यूजी से जा रहे हैं, तो आपके लिए 9 डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। और अगर आप एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम से जा रहे हैं तो आपको 10th क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट देना होगा, 10th जो फॉर्म है वो देना होगा। तो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम क्या है उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो जो आपका 11th फॉर्म है वो है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एसोसिएट डिग्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, इसमें आपको समझने की ज़रूरत है भी नहीं क्योंकि ये एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के लिए आप मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी। अगर आप बोलेंगे कोई एसोसिएट डिग्री वाला बच्चा है मैं उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट बना दूंगी। और यहाँ पर आप देख लीजिए लिखा हुआ है रिक्वायर्ड फॉर रिलेवेंट एप्लीकेंट्स। तो ये सिर्फ उन्हीं एप्लीकेंट्स के लिए ज़रूरी है जिन्हें जो इनसे रिलेवेंट हैं, जिन्हें जो एसोसिएट डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो 11th नहीं हो गया है, हमारा 12th जो है वो है प्रूफ ऑफ ओवरसीज़ कोरियन डॉक्यूमेंट। इसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बना दूँगी। आप देखिए ये जो 12th 13 और 14 डॉक्यूमेंट हैं ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि मैं इस कॉलम के लिए 10th से 14 तक के डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग वीडियो बनाऊं तो आप मुझसे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट कॉलम में आते हैं। तो अगर आप नीचे देखें तो लिखा हुआ है अदर डॉक्यूमेंट्स। तो ये अदर डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? तो अदर डॉक्यूमेंट्स में हमारा आता है फॉर्म नंबर 15 16 एंड 17 जिसके लिए हमें लिखा हुआ है ऑप्शनल रिक्वायर्ड फॉर रिलेवेंट एप्लीकेंट्स। तो ये जो 15 वाला डॉक्यूमेंट्स है हम यहाँ आते हैं ज़रा। तो जो हमारा 15 डॉक्यूमेंट है ये है स्कोर रिपोर्ट ऑफ वैलिड टॉपिक ओरिजिनल और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट कॉपी।
तो अगर आपने कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिया है, जैसे कि कोरियन में जो कि होता है टॉपिक, या फिर इंग्लिश में जो कि होता है आइल्स और टोएफल, तो आपको उसकी कॉपी दे सकते हैं। आप यहाँ पर ज़ाहिर बात है देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑप्शनल, जिसके पास, यानी इसका मतलब ये है कि जिसके पास हो वो दे, और जिसके पास नहीं है उसकी कोई बात नहीं है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप ना भी दें तो चलेगा। तो अगर आप टॉपिक है आपके पास, तो आपको उसकी ओरिजिनल कॉपी देनी है, मतलब आपको उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना है। लेकिन अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जैसे कि आइल्स और टोएफल, तो आप उसकी कॉपी भी दे देंगे तो वो चलेगा। तो 16 डॉक्यूमेंट में आपका है कॉपी ऑफ अवार्ड्स और अदर सर्टिफिकेट्स। तो इसमें क्या होता है कि आपने स्कूल में कोई मतलब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करा हो या कुछ करा हो, आपको उसके लिए सर्टिफिकेट मिला हो, तो आप इन 6th फॉर्म में अपना वो सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं। तो वो सारे दे सकते हैं 6th फॉर्म के अंदर, एक नहीं, आप जितने आपके पास हो आप वो सब दे सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शनल, मतलब जिसके पास हो वही दे, ना हो तो कोई, बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। तो आपके पास 17th डॉक्यूमेंट है एप्लीकेंट्स पासपोर्ट, कॉपी देनी है। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वायर्ड फॉर रेलेवेंट एप्लीकेंट्स, मतलब जिनके पास है वही दे, ना है तो कोई बात नहीं। ना है तो आपके पास, आप देख सकते हैं यहाँ पर 7th डॉक्यूमेंट में आपने दिया होगा वोटर आईडी कार्ड, उससे काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो एप्लीकेंट्स की पासपोर्ट, एप्लीकेंट्स का जो पासपोर्ट है उसकी कॉपी देनी है। तो आप ध्यान रखें, कॉपी देनी है, ओरिजिनल नहीं देना है। और आपको फ्रंट पेज की कॉपी देनी है, जहाँ पर आपका फ़ोटो लगा हुआ होता है उस वाले पेज की। तो जब आप इसे अपने, ये जो एप्लीकेशन चेकलिस्ट है, इसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स के सेट के फर्स्ट फॉर्म पे लगाएंगे, तो जो जो आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं आप उनके सामने चेक 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 करेंगे। और चेक आपको ये टिक लिखा हुआ है यहाँ पर, इस टिक को करना है। तो आपका ये जो वीडियो थी ये पूरी हो चुकी है। बस बच्चों का कुछ डाउट रहता है कि मैम ये जो ये है, ये सबमिट डॉक्यूमेंट्स विद अपोस्टाइल और कॉन्सुलर कन्फर्मेशन, ये हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अब आप पूछें तो अपोस्टाइल क्या है, कॉन्सुलर कन्फर्मेशन क्या है, तो मैं इसके लिए अलग डॉक्यूमेंट की वीडियो बना दूंगी। बट अगर आप कहते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, तो मैं आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ। तो यहीं पर लिखा हुआ है, ये जो आपको देख रहे हैं हाईलाइटेड बॉक्स है, यही डॉक्यूमेंट्स आपको कॉन्सुलर कन्फर्मेशन या अपोस्टाइल करवा के देने हैं। तो अब कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आता है, तो मैंने इसके लिए एक अलग ही डॉक्यूमेंट, अलग वो बना दिया है। तो आपको अपने एजुकेशन जो डॉक्यूमेंट है, जो मतलब आपको डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल या फिर कॉन्सुलर कन्फर्मेशन के साथ देने हैं, तो वो आपके दो तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एंड फैमिली रिलेशनशिप। तो ये फैमिली रिलेशनशिप का मतलब यही है, ये आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ नेसेसरी, अगर आपके पास हो तो आप दे दीजिए, और ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको अपोस्टाइल करवा कर देने हैं या फिर कॉन्सुलर कन्फर्मेशन। तो पहला आप डॉक्यूमेंट देखें तो ये आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, हाई स्कूल, एसोसिएट, बैचलर और मास्टर, आप जिसके लिए भी दे रहे हैं। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, हाई स्कूल है तो आपकी 12th की मार्कशीट, एसोसिएट है तो वो भी 12th की मार्कशीट, बैचलर वही होती है, और मास्टर्स के लिए आप देख लीजिए। तो आपकी जो मतलब 6th और 8th सेमेस्टर की आपकी वो हो, ग्रेजुएशन की जो आपकी डॉक्यूमेंट हो, उसको आपको देना है, उसको आपको पोस्टाइल करा के देना है। तो जो सेकंड डॉक्यूमेंट है वो है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, यानी आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, यानी मैंने आपको पहले ही बता दिया था वो क्या होती है, और कंसोलिडेटेड मार्कशीट्स, और ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो इसे आपको अपोस्टाइल या फिर कॉन्सुलर कन्फर्मेशन करानी है। तो जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो है बर्थ सर्टिफिकेट, आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा उसे भी आपको अपोस्टाइल कराना है। और जो चौथा सर्टिफिकेट है वो है आपका पेरेंट्स का प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, जो कि आधार कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड होता है। तो भाई यहाँ पर आधार कार्ड लिखा हुआ है, बट मैं आपको एक टिप दूंगी कि आप आधार कार्ड को अपनी लिस्ट से निकाल ही दें। आधार कार्ड अगर आप देंगे तो शायद आपका हो जाए, बट ये पक्का काम नहीं है, आपको सेफ साइड पे चलना चाहिए। तो मैं बोलूँगी कि आप पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड की ही दें, और इन डॉक्यूमेंट्स को आपको अपोस्टाइल कराना है। तो जो है आपका प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, रिलेशनशिप है, फैमिली रिलेशनशिप है, ये नेसेसरी नहीं है, अगर आपके पास हो तो आप दे सकते हैं कि मतलब आपका घर का जो वैलिड डॉक्यूमेंट है कि आप कहाँ रहते हैं, ऐसे करके कुछ भी आप दे सकते हैं। तो यही पीडीएफ है, तो ये आप देख सकते हैं। आपको चाहिए होगी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। और जो है बस आज के लिए इतना ही। और अगर आप किसी भी चीज़ के लिए उत्सुक हैं, डाउटफुल हैं, तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं हर चीज़ के लिए वीडियो बना दूँगी। तो ठीक है।
and please subscribe my channel because I'm on and comment your doubt please.